सबसे पहली बात हमें ये जहन में रखनी है कि जो भी इस मुल्क का जो भी एक रूलिंग क्लास है, शासक वर्ग है, उसकी जाति क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो किस समाज से आता है, किस तबके से आता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी भी वो बहुत ही माइनॉरिटी है, बहुत ही सवर्ण तबके से वो आता है और उसके पीछे जो बैकिंग जो होती है वो पैसे वाले लोगों की बैकिंग होती है। तो रूलिंग क्लास का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन जो वोट देने वाले जो लोग हैं वो लोग बहुसंख्यक हैं, वो लोग बहुजन हैं। और इस बहुजन संवाद चैनल पे हम बात कर रहे हैं जिसमें दलित हैं, जिसमें आदिवासी हैं, जिसमें पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज हैं, महिलाएं हैं। तो एक एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है उसके साथ। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं और इसके ऊपर शोध भी हुआ है कि जो वंचित तबके के जो लोग होते हैं उनको वोट डालने की जो चाहत होती है वो पैसे वाले लोग और मिडिल क्लास के लोगों से ज्यादा होती है। मैंने पाया है कि जो हमारे सवर्ण दोस्त होते हैं वो बार बार कहते हैं मैं नोटा को जाके बटन दबाऊंगा, मैं वोट डालने क्यों जाऊंगा, जो वोट वाले जो डे है उस दिन मैं आराम करूंगा, मैं पिकनिक मनाऊंगा। लेकिन मैंने पाया है कि जो हमारे दलित और आदिवासी और बैकवर्ड क्लासेस के जो हमारे साथी होते हैं वो ट्रेन पकड़कर दिल्ली से बिहार या झारखंड जाते हैं और वोट डालते हैं। तो रूलिंग क्लासेस की सबसे बड़ी घबराहट ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चुनाव का जो उनको ताकत दे दी, वन मैन वन वोट का पावर जो दे दिया, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी एक सामंती देश में, एक जाति पे आधारित देश में, तो उनको लगता है कि यार ये चुनाव के वक्त तो ये हंगामा खड़ा करते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो थोड़ा एलपीजी की जो कीमत है झूठा ही सही 50 रुपए हमें कम करने का वादा देना होता है, हमको कुछ अपने जो जो एग्रेसिव पॉलिसी जो होती है बिजनेस क्लासेस के लिए उस पर थोड़ा सा ब्रेक डालना पड़ता है। ये ठीक नहीं है। इसीलिए अगर आप सिनेमा को देखें 1970 या 80 के सिनेमा को भी देखें या हाल फिलहाल के भी सिनेमा को देखें तो उसमें पाया गया है कि जो बाबू है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ईमानदार होता है, वो देश के लिए काम करता है। और जो नेता जो होता है वो बहुत ही भ्रष्ट होता है। नेता भी भ्रष्ट हो सकता है, पत्रकार भी भ्रष्ट हो सकता है, नौकरशाह भी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन नेताओं को भ्रष्ट करने के पीछे ये है कि राजनीति को खारिज करो, क्योंकि राजनीति के थ्रू इस देश का जो वंचित तबका है वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहता है। ये देखिए, सोचिए, इस देश में एक आदिवासी जो है वो राष्ट्रपति बन गया है, एक दलित एक राष्ट्रपति बन गया है, लेकिन अंग्रेजी अखबार के किसी भी बड़े चैनल, हिंदी चैनल हो या अंग्रेजी चैनल हो, उसका कोई भी एडिटर जो है कोई आदिवासी और कोई दलित नहीं बन पाया है। जो बिजनेस क्लासेस हैं वहां पे 97% लोग जो बिजनेस के जो टॉप सीईओ हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इस पर रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें 97% जो लोग हैं वो ब्राह्मण और बनिया दो जातों से आते हैं। तो उनको तो घबराहट होगी चुनाव से। तो चुनाव को ये क्या करना चाहते हैं, हो कभी कभी हो, आराम से हो, प्रेम से हो, विकास का काम ज्यादा हो, और इसलिए चुनाव से उनको घबराहट है। लेकिन लोकतंत्र का एक भ्रम भी पैदा करना है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि याद रखिए, इस देश में चुनाव पे जो चर्चा जो होती है वो बहुत ही सतही चर्चा होती है। चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए जो है वो उसके लिए कहेंगे कि उसका बैरोमीटर है, नहीं है। लोकतंत्र वही है जहां पे चुनाव फ्री एंड फेयर हो, और जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में कि वहां पे जो वंचित तबका हो उसको प्रोपोर्शनल और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी सिर्फ संख्या में ही वो बराबर ना हो बल्कि असरदार भी हो। आप देखिए, इस देश में मुसलमान आजादी से बाद से लेके 15% या 13% उनकी आबादी है, आज तक वो 3, 4, 5, 6% से ज्यादा नहीं हो पाए। थोड़ी बहुत उनकी संख्या जो 77 में इमरजेंसी के बाद से थोड़ी बहुत उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन पिछले 10 सालों में उनकी संख्या गिर गई है। दलितों को देखिए, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, क्यों कहा था? क्योंकि जो पार्टियां हैं, जो दलित पार्टियां नहीं है, उनमें दलित लोगों को बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने जी का अधिकार जी नहीं दिया जाता है। आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये मुझे लगता है एज ए राजनीति शास्त्र का मैं छात्र होने के नाते ये वंचितों के लिए अहम मुद्दा है। लेकिन ये बात आप कह नहीं सकते हैं, तो आप पूरे चर्चा को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कभी करप्शन की बात करते हैं, तो कभी आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है। तो ये सब वंचितों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है सेंट्रलाइजेशन की पॉलिटिक्स से। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने जो सवाल उठाया, असल में ये बहुत बड़ा सवाल है कि 0.6% का अंतर रह जाता है हरियाणा में। और जो है, तो उसके बावजूद भी नतीजा जो आता है वो तो सरकार बन जाती है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो 50%, नेपाल जैसे देश के अंदर 50% के ऊपर पॉपुलर मैंडेट से चुनाव होता है, और बाद की जो है लिस्ट होती है पार्टियों के लिए, जो लोग वोट डालते हैं, और उसके बाद में जो है लिस्ट के हिसाब से पार्टियां अपने कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल कर देती हैं। जर्मनी के अंदर इस तरीके का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तमाम सारे देशों के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो है कि 51% वाला तो सरकार बना दे, और वो बिल्कुल 54 इंच का सीना लेके घूमे, और 49% वाला जो है वो बिल्कुल भीगी बिल्ली हो जाए और कहे कि इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिर एक राइट टू रिकॉल का भी सवाल है, तमाम सारे सवाल है। मैं तिवारी जी आपके पास में आता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने देख लिया यहाँ पर जो पूरी बातचीत हो रही है, सबने आपत्तियां अलग अलग तरीके के प्रकट की और बहुत ही जायज हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब आपका जो पॉलिटिकल असेसमेंट है वो क्या कहता है कि इस सत्र के अंदर, जबकि सत्र चलने नहीं दे रही है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल के ऊपर अभी 12 घंटे का बहस जो है वो है, लेकिन इसके अलावा सरकार ही नहीं चलने दे रही है पार्लियामेंट को। तो आपको क्या लगता है कि ये इसी बार पारित हो जाएगा? और पारित भी अगर हो जाता है तो उन्होंने कहा जेपीसी को दे देंगे, तो जेपीसी में चला जाएगा। अब जेपीसी के अंदर तो बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, तो गई मतलब भैंस पानी में, तो अब फिर नहीं 2 मिनट की। जो वन इलेक्शंस वन नेशन की जो बात कर रहे हैं, जो वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि वन नेशन वन सैलरी क्यों नहीं होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, वन नेशन वन हाउसिंग प्लानिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। जो सोशलिस्टों का जो डिमांड है कि भाई सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको काम मिलना चाहिए, इस पे तो कभी नहीं सोचते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वंचितों को और वंचित करने की साजिश है। एक सिंपल, एक छोटा उदाहरण मैं झारखंड के चुनाव को दूंगा कि देखिए, पैनल में बाकी हमारे साथियों ने कहा कि ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। झारखंड में चुनाव हुआ और बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लाया। मैनिफेस्टो कितने पेज का था आपको बता दूं, 80 पेज के करीब थे। और 80 पेज में से 23 पेज पे नरेंद्र मोदी जी की खुद बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। और जो झारखंड के जो आदिवासी लीडर हैं, जहां उनकी आबादी 30% के करीब है, जो लोग बाहरी और घुसपैठिए का डिबेट चलाए हुए थे, वो गुजरात के एक लीडर का 23 फोटो है। और जो यहाँ का धरती पुत्र है, जो यहाँ का आदिवासी है, उसकी जो तस्वीर है, वो स्टाम्प पेपर की डिब्बी इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी, एक या दो कहीं आपने खाना पूर्ति कर दी। जी तो जी। आपकी मंशा बिल्कुल जाहिर है कि आप जो हैं न्याय नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समय हम तो समाप्त हो ये रहा है। कहेंगे कि एक मोदी मिनट। जी पूरा जानते हैं कि हमारे सारे नेता मेढक हैं, जिंदा मेढक हैं। ये एक तराजू पर आ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वो बर्बर तरीके से तानाशाही और एकाधिकार को उन्होंने थोपने का पूरा जिम्मा दे दिया है। और ये एन केन प्रकारेण उसको थोप देंगे, क्योंकि सभापति इनके पास है, लोकसभा अध्यक्ष इनके पास है, चुनाव आयोग इनके पास है, इनके पास सारी मशीनरी इकट्ठी हो चुकी है। और ये कटिबद्ध है इस व्यवस्था को थोपने के लिए, और इसको थोप देंगे।